गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लेसन नंबर 3 कर रहे थे क्लास 10th के साइंस का, आज हम उसके बाद छठी की बात कर रहे हैं और आज हम करेंगे धातुओं का निष्कर्षण। हेडिंग है धातुओं का निष्कर्षण। मैं हेडिंग लिख देता हूं पहले, धातुओं का निष्कर्षण। ये टॉपिक इजी भी है, हार्ड भी है। इजी कैसे है? यदि आपको सक्रियता श्रेणी आती है तो इजी है, यदि आपको सक्रियता श्रेणी नहीं आती तो ये हार्ड है आपके लिए। सक्रियता श्रेणी कैसे? वही जो मैंने लगाया था, मैं वहां लिख देता हूं कॉर्नर में ताकि मैं इरेज भी ना करूं और अपना काम चल जाए। पोटेशियम, कैल्शियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, पीबी। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये जो है ऊपर वाली कुछ धातुएं, ये उच्च क्रियाशील है। ये वाली 3 धातुएं मध्य है, मध्यम क्रिया। और ये जो 4 धातुएं, इसके अलावा प्लेटिनम भी होती है, पीटी, वो निम्न क्रियाशील है। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज समझेंगे धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है। पृथ्वी के भूपटल पर अनेक प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में और कुछ धातुएं अयस्कों अर्थात ऑक्साइडों के रूप में उपस्थित होती हैं। ऑक्साइड कार्बोनेट या सल्फाइड या किसी न किसी दूसरे तत्व के साथ मिली हुई होती हैं। उदाहरण के लिए या समझने के लिए, सक्रियता श्रेणी में जो निम्न श्रेणी की धातु है, मतलब सक्रियता श्रेणी के अंदर जो सबसे नीचे आती हैं, अर्थात कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये जो धातुएं हैं, ये धातुएं आपको मुक्त अवस्था में मिलती है। बुक ऐसा लिखती है, मतलब सक्रियता श्रेणी में जो निम्न धातुएं हैं, अर्थात जो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं, ये प्रकृति में आपको स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं। बाकी मध्यम और उच्च क्रियाशील धातुएं अयस्कों में कार्बोनेट, सल्फेट या ऑक्साइडों के रूप में प्राप्त होती हैं। बुक बोलती है, मैं नहीं। बुक में ये लिखा गया है कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी और गोल्ड, मतलब कॉपर तांबा, मरकरी पारा, सिल्वर चांदी, गोल्ड एयू आपको प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होता है, जबकि ऐसा नहीं है। याद रखना, सिर्फ सोना है गोल्ड जो आपको स्वतंत्र अवस्था में पृथ्वी पर पाया जाएगा, मतलब इसके साथ कोई और अशुद्धि नहीं जुड़ी होगी, सीधा गोल्ड ही मिलेगा। अगर आप सोना जमीन से निकालते हो या अयस्कों से निकालते हो तो आपको सीधा सोना ही मिलेगा, उसके साथ कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जो धातुएं हैं, ये सभी के सभी आपको सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में मिलेंगी। वे आपकी बुक तो ये बोलती है कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है वो स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होती है, तथा कभी कभी कॉपर और मरकरी जो है वो सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्कों के रूप में मुक्त होती है या प्राप्त होती है, संयुक्त रूप में प्राप्त होती है। पर ऐसा नहीं है। प्रश्न का सही आंसर या सही कॉम्बिनेशन ये बैठता है कि जो सोना होता है वो पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जबकि कॉपर, मरकरी, सिल्वर और एक और है प्लेटिनम जो चांदी जैसा दिखता है, ये 4 की 4 आपको सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में प्रकृति में प्राप्त होती हैं, अर्थात खनिजों के रूप में मिलेंगी, जबकि ये डायरेक्ट मिल जाएगी। इतना समझ में आ गया आपको? ऐसी उच्च क्रियाशील धातुएं हैं कौन कौन सी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होती और ये उच्च क्रियाशील धातुएं होती है।
तो इनका निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है? तो निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है ये अलग मैटर है, परंतु ये मिलती कैसे हैं? पृथ्वी पर मुक्त अर्थात स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होती, मतलब डायरेक्ट नहीं मिलेंगी। इनडायरेक्ट कैसे मिलेंगी? सल्फाइडो ऑक्साइडो। डायरेक्ट कैसे मिलेंगी? सल्फाइडो ऑक्साइडो और कार्बोनेट्स के रूप में पृथ्वी पर प्राप्त होती है। ऐसे मध्यम क्रियाशील होती है जैसे जिंक आयरन लेड, जिंक आयरन और लेड पीबी। जिंक आयरन लेड, जिंक आयरन लेड ये निम्न क्रियाशील मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं और ये भी आपको पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होती, अर्थात ऑक्साइडो, कार्बोनेटो या सल्फाइडो के रूप में प्राप्त होती है। अब आपके मन में होता होगा ये सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट क्या होते हैं? इनके साथ यदि O लग जाए तो ऑक्साइड, यदि S जुड़ जाए तो सल्फाइड और यदि कार्बोनेट लग जाए ये जेडनेस आएगा नहीं, ये ऑक्साइड, ये सल्फाइड, ये कार्बोनेट, बस इतना ही तो अंतर है। ये ऑक्साइड, ये सल्फाइड, ये कार्बोनेट, ये ऑक्साइड, ये सल्फाइड, ये कार्बोनेट। जिस सूत्र या जिस धातु के साथ O जुड़े वो ऑक्साइड, जिसके साथ S जुड़े वो सल्फाइड, जिसके साथ CO3 जुड़े वो कार्बोनेट होता है। इनके रूप में आपको ये पृथ्वी से मिलती है। जब आप इन्हें खनिज के रूप में बाहर निकालते हैं, सल्फाइड मतलब Zn के साथ यदि O मतलब धातु के साथ यदि O जुड़ जाए तो ऑक्साइड, H जुड़े तो सल्फाइड, CO3 जुड़े तो कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है। तो ये टॉपिक था धातुओं का निष्कर्षण। इजी है, आपको यह याद रखना है कि धातुओं का निष्कर्षण अर्थात धातुएं पृथ्वी पर खनिजों के रूप में पाई जाती हैं और उन खनिजों से जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है वो अयस्क होते हैं। तो अयस्कों के अंदर की बात करते हैं। अयस्कों में 3 प्रकार के अयस्कों की बात कर सकते हैं हम। एक वो धातुएं या वो अयस्क जिनमें उच्च क्रियाशील धातुएं होती हैं और वे अयस्क जिनमें मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं और वे अयस्क जिनमें निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किया जा नहीं सकता, या कारण है क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होती है तो इसका निष्कर्षण किया जा सकता है, परंतु सबसे छोटी और आसान विधि होती है। क्यों? क्योंकि बुक बोलती है आपकी ये जो पांचों धातुएं ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। गोल्ड स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, बाकी सभी धातु अयस्कों के रूप में मिलती है, सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में। ऐसे ही उच्च क्रियाशील धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, अर्थात ये स्वतंत्र अवस्था में पृथ्वी पर नहीं पाई जाती, अर्थात ये अयस्कों के रूप में मिलती है और वो भी 3 कौन कौन से? सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, तीनों की तीनों ये लिखी, ये भी आपको किस रूप में मिलेंगी? मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। यही आपको ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में या अयस्कों के रूप में पृथ्वी पर पाई जाती है या प्राप्त होती है। और आपको इसका करना पड़ता है सांद्रण, अर्थात कुछ क्रियाओं के द्वारा इनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है और वो आगे पढ़ेंगे। ये तो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है धातुओं का निष्कर्षण। तो अगला पॉइंट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण। इस टॉपिक में एक चीज है जो हमें पढ़नी है, वो है गैंग। ये क्या होता है? गैंग पृथ्वी के भूपटल पर या पृथ्वी के भूपर पट्टी से प्राप्त होने वाले खनिज अयस्कों में कुछ धूलकण या मिट्टी या अशुद्धियां होती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के भूपटल से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी तथा धूलकण आदि अशुद्धियां उपस्थित होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। और धातुओं के निष्कर्षण से पूर्व गैंग अर्थात इन अशुद्धियों को हटाना या दूर करना आवश्यक होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये था अयस्कों का समृद्धिकरण टॉपिक, जिसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। गैंग क्या होता है? पृथ्वी से प्राप्त होने वाले खनिज अयस्कों में मिट्टी तथा धूलकण आदि अशुद्धियां उपस्थित होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। और धातुओं के निष्कर्षण से पूर्व इस गैंग या इन गैंग और अशुद्धियों को पृथक करना आवश्यक होता है। और इन्हें पृथक करने की विधियां इनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों पर आधारित होती है। अर्थात जो गैंग और अयस्क होते हैं उनकी भौतिक या रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है, उसी के आधार पर हम एक प्रक्रिया को
चूज करते हैं या उपयोग करते हैं, जिससे हम धातुओं का क्या करेंगे, निष्कर्षण, अर्थात धातुओं को उनके अयस्कों से पृथक किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली, नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण या सक्रियता श्रेणी में निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो ये आप हेडिंग लिख लीजिए, मैं अब आपको समझा देता हूं कैसे। हेडिंग क्या है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं अर्थात कॉपर, मरकरी, सिल्वर या गोल्ड, इन धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो हम ये समझेंगे। देखो गोल्ड तो स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होता है, इसकी बात नहीं करते हम, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु बहुत कम क्रियाशील होती हैं, अर्थात ये पृथ्वी पर मुख्य रूप से सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है। हमें क्या लिखना है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर आने वाली धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, अर्थात यह पृथ्वी में कुछ खनिज या अयस्कों के रूप में सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं एक सिनाबार के बारे में। सिनाबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मरकरी का एक खनिज अयस्क सिनाबार होता है। क्या होता है, मरकरी का एक अयस्क सिनाबार होता है। जब मरकरी के ऑक्साइड सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, क्या करते हैं, गर्म, तो ये मरकरी ऑक्साइड या खनिज ऑक्साइड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ये समीकरण है। मरकरी का एक खनिज अयस्क सिनाबार होता है जिसका सूत्र HgS है, मतलब ये मरकरी है वो सल्फाइड के रूप में प्राप्त होती है। मरकरी का एक अयस्क सिनाबार होता है जिसको गर्म करने पर यह मरकरी, अर्थात इससे मरकरी प्राप्त होती है। सिनाबार, मरकरी का एक अयस्क सिनाबार होता है जिसे गर्म करने पर यह मरकरी प्राप्त होती है, अर्थात मरकरी धातु प्राप्त की जा सकती है। अब प्राप्त कैसे की जाती है ये सुन लीजिए। सिनाबार को सर्वप्रथम वायु की उपस्थिति में, अर्थात मरकरी के खनिज ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके कारण मर्क्यूरी ऑक्साइड अर्थात मर्क्यूरिक ऑक्साइड, नाम देख लीजिए, नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, सीधी सी है। मरकरी का एक ऑक्साइड, मतलब मरकरी का एक खनिज अयस्क सिनाबार होता है। जब सिनाबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और जब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, किस पे करते हैं, उच्च तापमान पे गर्म, तो इससे मर्क्यूरी प्राप्त हो जाती है। ये लो, समझ में आ गया। मैंने क्या किया, मर्क्यूरी का एक अयस्क सिनाबार होता है जिसे वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये मर्क्यूरी ऑक्साइड का निर्माण करता है, और मर्क्यूरी ऑक्साइड को जब उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, ये गर्म का निशान है, तब ये मर्क्यूरी में अपचित हो जाता है, अर्थात इससे मर्क्यूरी प्राप्त हो जाती है। अपचित मतलब इसका अपचन होगा ना, इससे ऑक्सीजन निकल गई, इसको अपचन बोलते हैं। मैंने आपको पहले समझाया था सेकंड लेसन के अंदर, फर्स्ट लेसन में, कि किसी भी धातु के साथ या किसी भी तत्व के साथ यदि ऑक्सीजन निकल जाती है तो वह उसका अपचन कहलाता है। तो यह अपचित हो गई। मैंने बोला कि मर्क्यूरी का एक अयस्क सिनाबार होता है जिसे उच्च तापमान पर गर्म करने पर इससे मर्क्यूरी अपचित हो जाती है, अर्थात मर्क्यूरी प्राप्त हो जाती है। अब कैसे, मर्क्यूरी सल्फाइड बोलते हैं। मर्क्यूरी सल्फाइड को अर्थात सिनाबार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मर्क्यूरी ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। जब इस धातु ऑक्साइड को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो इससे मर्क्यूरी अपचित हो जाती है, अर्थात मर्क्यूरी प्राप्त हो जाती है। अभिक्रिया संतुलित नहीं है, कर लेना, देख लेना भाई क्या क्या है। तो दो और ये, तो यहां मैं 2 लगा दूं पहले,
यहां 2 लगा दूं, अब फिर यहां 2 लगाऊं, तो देखें मरक्यूरी 2 सल्फाइड 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 और 4 6, ये लो 3, ये हो गया। इधर H1 H1 इधर 2 इधर 2, तो इधर 2 लगा दूं, इधर 2 लगा दूं, ये लो संतुलित, मैंने संतुलित कर दी। इसी का सेकंड एग्जांपल है कि कॉपर सल्फाइड को, क्या कॉपर सल्फाइड से कॉपर को प्राप्त करना। कॉपर सल्फाइड को सीधे ही गर्म किया जाता है, कॉपर सल्फाइड को जैसे ही गर्म किया जाता है तो इससे कॉपर अपचित हो जाती है, अर्थात हमें कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। कॉपर सल्फाइड के अयस्क अर्थात कॉपर के अयस्क कॉपर सल्फाइड को जैसे ही गर्म किया जाता है तो इससे कॉपर प्राप्त हो जाती है, अर्थात कॉपर अपचित हो जाती है, अर्थात कॉपर का अपचयन होता है और हमें कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। कैसे कि देखें, कॉपर सल्फाइड को जैसे ही आप वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, आपको पता है इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करना है, तो कॉपर सल्फाइड को जैसे ही वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो सीधे हमें कॉपर प्राप्त होती है। तो हमें इसको लिखना कैसे है वो देखो, कॉपर सल्फाइड को जैसे ही आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो आपको कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, और जब इस कॉपर ऑक्साइड को आप कॉपर सल्फाइड के साथ फिर गर्म करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड, सीधे कॉपर प्राप्त हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, यहां संयोजकता पूरी नहीं है, तो यहां 2 और यहां 2 आएगा, ठीक है, ये आएगा भाई, मैंने लिखा नहीं था। कॉपर सल्फेट प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड के विक्रय कराते हैं तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब इसको संतुलित कर लेते हैं भाई, संतुलित करना जरूरी है। तो कॉपर 2 कॉपर 2, S1 S1, ऑक्सीजन 3 है, तो ये सेटलमेंट नहीं हुआ, तो क्यों ना यहां 2 लगाया जाए, यहां 2 लगाया जाए और फिर यहां भी 2 लगाया जाए, सही है ना। कॉपर 4 कॉपर 4, सल्फाइड 2 सल्फाइड 2, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6, यहां 3, ठीक है। इधर देखें कॉपर 2 और 2 4 और यहां 1 है, तो इसको पहले मैं 2 करूं, क्यों, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, कॉपर कितना हो गया 2 दूनी 4 और 2 6, ये अच्छा समीकरण संतुलित हो गया। संतुलित समीकरण इंपॉर्टेंट होती है भाई, करनी पड़ेगी आप। तो इस प्रकार हमने ये 2 समीकरणें पढ़ी है। अगर आप चाहो तो इसको बड़ा भी लिख सकते हो, कैसे कि कॉपर धातु का निष्कर्षण, तो सीधा लिखोगे कॉपर धातु कॉपर सल्फाइड के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात इसका खनिज कॉपर सल्फाइड होता है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डायरेक्ट बुक पे जैसे लिखा हुआ है कि सीधे ही हमें कॉपर प्राप्त होती है, पर ऐसा नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं। बुक में तो सीधा ही लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट को जैसे ही गर्म किया जाता है तो ये डायरेक्ट कॉपर का निर्माण कर देता है या कॉपर में अपचित हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, इसमें 2 विक्रय हैं। कॉपर सल्फाइड को जैसे वायु की उपस्थिति में आप गर्म करोगे तो इसमें सीधा आपको पहले कॉपर ऑक्साइड अर्थात धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इस धातु ऑक्साइड की क्रिया वापस आपको किसके साथ करवानी है, कॉपर सल्फाइड के साथ, अर्थात एसिड में मिलाना है। तो मिलाने पर आपको कॉपर अपचित मिलेगी और सल्फर डाइऑक्साइड इसका साइड प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार हमने 2 धातुओं का निष्कर्षण कर लिया। निम्न में हमारी बुक में 2 ही दे रखी हैं, कॉपर और मरकरी है, 4 नहीं 5 है। कौन कौन सी निम्न धातुएं हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है। गोल्ड मैं इधर लिख देता हूं, Au और Pt, ठीक है। ये आपको मुक्त अवस्था में मिल जाएगी स्वतंत्र रूप में, बाकी आपको सारे ऑक्साइड मिलेंगे, ठीक है। ऑक्साइड या सल्फाइड मिलते हैं, ज्यादातर तो सल्फाइड ही मिलते हैं। सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और ऑक्साइड से फिर क्या बनाया जाता है, कॉपर, और सब अपचयित होंगे, अर्थात सबका अपचयन होता है। ध्यान रखना, सभी के सभी धातुएं जो निम्न श्रेणी में, इनका अपचयन होगा लास्ट में, क्योंकि इनसे ऑक्साइड, देखो क्यों, पहले ये जो खनिज मिलते हैं वो सभी सल्फाइड होते हैं। हमारी बुक में 2 थे, एक मर्क्यूरी दे रखा था, एक कॉपर दे रखा था। मर्क्यूरी का जो सल्फाइड एसिड है उसका नाम है सिनाबार, कॉपर वाले का नाम नहीं दे रखा, ठीक है, हमने भी नहीं लिया, ठीक है, हमने भी उसका नाम नहीं लिया। इसके एसिड का सिनाबार मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड को तो पहले ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है जिसके कारण ऑक्साइड बनते थे, उस ऑक्साइड का फिर
उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो उसका मतलब होता है उसका अपचयन हो रहा है, अर्थात वो अपचित हो गई। ऐसे ही कॉपर भी अपचित हुई थी। ठीक है, दोनों आपने समझ ली होंगी। दो दो अभिक्रियाएं हैं, 4 रिएक्शन है और ये पूरा पॉइंट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। सेकंड है सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में मध्यम धातुओं का निष्कर्षण, या सक्रियता श्रेणी में मध्य क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है। मध्य क्रियाशील जैसे आपको पता है जिंक है, आयरन है और लेड है, पीपी। देखो सबसे आसान तरीका है, आपको मैं समझा देता हूं। सक्रियता श्रेणी में मध्यम धातुएं, अर्थात सक्रियता श्रेणी में मध्यम प्रकार की जो धातुएं होती हैं वो निम्न मध्यम क्रियाशील होती हैं, अर्थात यह पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होती। आप लिखोगे सक्रियता श्रेणी में मध्यम धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पृथ्वी पर नहीं पाई जाती, अर्थात ये मुख्य रूप से सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में या खनिज के रूप में प्राप्त होती है, जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। और यहाँ धातुओं का निष्कर्षण अर्थात यहाँ आपको दो ही आयस्क मिलते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक कार्बोनेट आयस्क और एक सल्फाइड आयस्क। एक कार्बन आयस्क, एक सल्फाइड आयस्क। ठीक है, सल्फाइड आयस्क होगा तो होता है भंजन और निस्तापन होता है कार्बोनेट आयस्कों का। बोला मध्यम क्रियाशील धातुएं का निष्कर्षण करना है, तो मध्यम क्रियाशील धातुएं पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होती, अपितु यह अयस्कों के रूप में सल्फाइड या कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है। और मैंने कहा बुक में ये लिखा हुआ है पर आपको दो रूपों में मिलेगी, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों। कार्बोनेट जिन सूत्रों के पीछे CO3 लगा होगा, जैसे मैं जिंक ले लेता हूं तो जिंक में यदि ये सूत्र आ जाए ZnCO3, ठीक है, ZnCO3, जहां CO3 लिख जाए वो कार्बोनेट सल्फाइड होता है, जैसे ZnS जहां S लग जाए। इस दोनों रूप में आपको क्या मिलेंगे, अयस्क मिलेंगे, मध्यम क्रियाशील धातुएं मिलेंगी। अगर आपके पास ये है तो आप इसका निस्तापन करोगे। निस्तापन की प्रक्रिया में आपको एक सीमित वायु लेनी है या आपको उसमें ऑक्सीजन नहीं दर्शानी, जितनी वायु है उसी वायु में उसको गर्म करना है और आपको सल्फाइड से ऑक्साइड प्राप्त होगा। मैंने आपको बोला ना इन सभी से ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, तो धातु ऑक्साइड बनेगा इससे। मतलब जैसे आप इसको गर्म करोगे बिना ऑक्सीजन के साथ तो मुख्यतः आपको ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे सल्फाइड अयस्कों में भंजन वायु की उपस्थिति में होता है, अर्थात इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा और आपको ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों ऑक्साइड है इन दोनों का कार्बन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में आपको अपचयन करवाना पड़ेगा, अर्थात कार्बन या अपचायक है, ये इनके साथ क्रिया करेगा और धातुओं को अपचित करवा देगा, अर्थात इनसे आपको जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी। आपको यहाँ निस्तापन और भंजन पढ़ना है। ठीक है, आसान है टॉपिक, हार्ड नहीं है। मैंने ये बोला सक्रियता श्रेणी में जो मध्यम में आती है धातु उनका निष्कर्षण कैसे किया जाए, तो इजी है, सुनो कैसे। यहां आपकी बुक में जिंक ही दे रखा है। ठीक है, मैंने बोला पहले चलो बुक की बात कर लेते हैं। बुक कहती है कि जो मध्यम क्रियाशील धातु है वो पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, वो पृथ्वी पर कार्बोनेट, सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्कों के रूप में पाई जाती है। मैंने कहा ठीक है, पर मैं ये बोल रहा हूं ऑक्साइड के रूप में नहीं मिलती, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों के रूप में मिलेगी। यदि वो कार्बोनेट अयस्क होंगे तो उनका होगा निस्तापन, यदि वो होंगे सल्फाइड अयस्क तो उनका होगा भंजन। तो कार्बोनेट अयस्क है तो उनका निस्तापन, यदि वो सल्फाइड अयस्क है तो उनका होगा भंजन। दिमाग में बैठी बात। अब होता कैसे, निस्तापन में ऑक्सीजन नहीं होती, अर्थात सीमित ऑक्सीजन होती है, सूत्र में ऑक्सीजन नहीं दर्शाया जाएगा, +O2 नहीं लगाई जाती, जबकि सल्फाइड के साथ की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, उस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। तो भंजन और निस्तापन में अंतर क्या है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये बिना ऑक्सीजन के होगा, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा होती है, इसमें सीमित मात्रा होती है।
इससे भी ऑक्साइड बनता है, इससे भी ऑक्साइड बनता है। और जो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उनका कार्बन की उपस्थिति में क्या करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है। अर्थात कार्बन या अपचाय का खुद का तो ऑक्सीकरण करेगा और अगले का क्या कर देगा, अपचयन, और हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। ये है पूरी प्रक्रिया जो मैंने शॉर्ट में समझाई। अब इसका फुल टू आंसर देखें, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला मध्यम धातुओं का निष्कर्षण दो प्रकार से होता है, पहला भंजन और दूसरा है निस्तापन। देखो भंजन और निस्तापन क्या होते हैं, इजी टू इजी समझो। भंजन वह प्रक्रम जिसमें सल्फाइड एसिड को वह प्रक्रम जिसमें सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस क्रिया को भंजन कहते हैं। क्या वह प्रक्रम जिसमें सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, वह क्या कहलाता है, प्रक्रम। अर्थात वह प्रक्रम जिसमें सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, वह प्रक्रम भंजन कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें जिंक सल्फाइड, जैसे इसे वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। वह प्रक्रम जिसमें, नीचे दिख रहा है ना, दिखता नहीं बता देना भी। वह प्रक्रम जिसमें कार्बोनेट एसिडों को वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, वह प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। इसकी समीकरण मैं यहां लिख देता हूं, मेरे वहां जगह नहीं, इसी की लिख रहा हूं मैं। ये क्या है, तो जिंक ऑक्साइड का करना है ना, दिख रहा है भाई, ZnO है भाई, ZnO है, मैं आगे लिख देता हूं थोड़ा भाई, ZnO दिख रहा है, हाँ जी, प्लस ऑक्सीजन तो डालेंगे नहीं और ऑक्साइड नहीं होगा, जिंक कार्बोनेट है तो ZnO3 को जैसे ही आप गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। संतुलित कर लेते हैं भाई, Zn1 S1 तो यहां 2 लगाऊं, यहां 2 लगा दूं, S2 यहां भी 2 लगेगा भाई, S2 Zn2 ऑक्सीजन 2 और 4 6, ये लो 3 संतुलित। इसको देखें Zn1 C1 O, यहां देखिए 3 है, यहां भी 3 है, संतुलित है। ये तो था इनका आधा निष्कर्षण कि भाई इन दोनों से प्राप्त हो गए क्या, ऑक्साइड। आगे देखें, सक्रियता श्रेणी में मध्यम धातुओं का निष्कर्षण कर रहे थे हम, उसमें हमने अभी पढ़ा भंजन और निस्तापन, अर्थात इनसे हमने ऑक्साइड बना ली। अब ये जो धातु ऑक्साइड है, इसको 2 प्रकार की विधियों से हम इनसे धातु प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट कार्बन के साथ अपचयन, मतलब
इस प्रक्रम द्वारा प्राप्त धातु ऑक्साइडों को कार्बन के साथ या कार्बन जैसे अपचायकों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो धातु ऑक्साइडों से धातु का अपचयन हो जाता है, अर्थात धातु प्राप्त हो जाती है। तो मैंने क्या बोला, इन प्रक्रमों से प्राप्त अर्थात भंजन से अर्थात निस्तापन से, दोनों से प्राप्त धातु ऑक्साइडों को कार्बन जैसे अपचायकों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो धातु का अपचयन हो जाता है, अर्थात धातु अपचयित होकर प्राप्त हो जाती है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो Zn+Co, और वैसे भी याद हो तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया एक तरह से, परंतु हमें तो यहाँ धातु चाहिए थी, देखो धातु मिल गई। समझ में आया। दूसरा प्रक्रम है कि कुछ धातु ऑक्साइडों का अपचायकों के साथ अभिक्रिया न करवाकर हम उनकी क्रिया कुछ विस्थापन अभिक्रिया करवा सकते हैं, मतलब कुछ धातुओं के साथ उनका विस्थापन भी करवा सकते हैं। मैंने ये बोला कि इन प्रक्रमों द्वारा प्राप्त जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनका हम कुछ या अधिक क्रियाशील, कुछ कौन से है, तो सबसे पहले सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर एल्युमिनियम, ये तीन धातुएं या उच्च क्रियाशील धातुएं ही धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करती हैं और विस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण करती हैं और धातुओं का निष्कर्षण करती हैं। मुझे पता है समझ में नहीं आया, थोड़ा ढंग से। मैंने ये बोला कि भंजन और निस्तापन क्रिया द्वारा प्राप्त धातु ऑक्साइडों का कार्बन की उपस्थिति में या कार्बन जैसे अपचायक के साथ अपचयन क्रिया द्वारा धातु प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और प्रक्रिया है जो विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे कुछ अधिक क्रियाशील धातुएं सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम भी धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया कर धातु का अपचयन कर देती है, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया द्वारा हमें जो धातु चाहिए थी उसकी प्राप्ति करवा देती है। क्यों? क्योंकि ये धातुएं क्रियाशील होती है मध्यम और ये होती है उच्च। बुक में उदाहरण दे रखा है मैंगनीज ऑक्साइड ले लिया, इसकी अभिक्रिया मैंने एल्युमिनियम के साथ करवा दी, तो आपको पता है विस्थापन अभिक्रिया क्या करती है। एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व को बाहर फेंकेगा और खुद आकर जुड़ जाएगा, और हमें तो यही धातु चाहिए थी मैंगनीज। समझ में आई? अब मैंने ये बोला कि भंजन और निस्तापन से, क्योंकि भंजन निस्तापन मध्यम क्रियाशील धातुओं में प्राप्त होने वाली अभिक्रियाएं हैं, इनसे जो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उनका यदि आप कार्बन के साथ अपचयन करवाते हो तब आपको वो धातु प्राप्त होती है। मैंने कहा इसके अलावा एक और तरीका है, वो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं तो इनसे अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ इनकी विस्थापन अभिक्रिया करवाने पर भी हमें ये धातु या इन अयस्कों से वह धातु प्राप्त हो जाती है। कैसे? मैंने मैंगनीज ऑक्साइड दिया, इसकी क्रिया एल्युमिनियम के साथ करवाई, तो एल्युमिनियम उच्च क्रियाशील है, तो ये निम्न क्रियाशील तत्व को या मध्यम क्रियाशील तत्व को या कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से क्या कर देगा? विस्थापित, और स्वयं आकर जुड़ जाएगा। यही विस्थापन अभिक्रिया थी, तो ये हो गई। हमें तो मैंगनीज चाहिए था, हमें मैंगनीज मिल गया, तो ये भी सही है। इसी पर एक और क्रिया है जिसका नाम है थर्मिट अभिक्रिया, जिसका उपयोग किया जाता है रेल की पटरियों और कल पुर्जों में जो दरारें आ जाती है ना, पुर्जों के अंदर दरारें आ जाती है, उनको भरने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया से ऊष्मा ज्यादा मुक्त होती है, जिसके कारण वो जो दो धातुएं हमें आपस में मिलानी होती है, रेल की पटरियों में दरारें आ गई तो एक ये दोनों धातुओं को जोड़ना है, तो उसको गला दो। गलने से क्या होंगे? ये दोनों सूखेंगी और आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसीलिए जो अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है वह थर्मिट अभिक्रिया होती है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है मैं आपको समझाता हूं, पहले उपयोग समझें। रेल की पटरियों और कल पुर्जों में जो दरारें आ जाती है, उन दरारों को भरने के लिए थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। दिमाग में बिठा लीजिए, टॉपिक है थर्मिट अभिक्रिया, इसी में है टॉपिक का नाम है थर्मिट अभिक्रिया। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड, धातु का नामकरण है आयरन थर्ड ऑक्साइड,
ये 11वीं में आपको केमिस्ट्री में समझ में आएगा आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या होता है। ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं इसकी धातु की, 11वीं में समझाएंगे केमिस्ट्री में। आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड की क्रिया जब एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है, मतलब आयरन थर्ड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की क्रिया का उपयोग रेल की पटरियों तथा कल पुर्जों की दरारों को भरने में किया जाता है। इस क्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्यों? क्योंकि इससे ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में मुक्त होती है, जो धातुओं को गलित अवस्था में ले आती है, जिनसे दोनों धातुएं आपस में जुड़ जाती हैं। आपको पता है आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन मध्यम क्रियाशील है, एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है। अभिक्रिया होगी, आयरन को तो बाहर फेंकेगा, खुद आकर जुड़ जाएगा, प्लस ऊष्मा, ये खत्म। आयरन थर्ड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन, ऊष्मा, अत्यधिक मात्रा है, दोनों को धातुओं को गला देगी, बीच में खुद आ जाएगी, दोनों जब सूख जाएंगे तीनों तब आपस में जुड़ जाएगी, जुड़ने से पटरियां पूर्ण वैसी हो जाएगी, अर्थात एक तरह से वेल्डिंग कर दी हमने, बस ये है। तो आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने धातुओं का निष्कर्षण स्टार्ट किया। हमने दो निष्कर्षण पढ़े, निम्न धातुओं का, मध्यम धातुओं का। मध्यम धातुओं में दो चीजें, निस्तापन और भंजन। उनसे प्राप्त होने वाले ऑक्साइडों को दो तरीकों से धातु प्राप्त की जा सकती है, पहले कार्बन के साथ उसका अपचन करवाने से, या विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। विस्थापन में तीन लिए, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की हमने दो रिएक्शन करवाई, एक मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, एक आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ। आयरन थर्ड के साथ करवाते हैं तो यह अभिक्रिया थर्मिट कहलाती है। उस अभिक्रिया का कोई नाम नहीं है। इसको थर्मिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। इसका उपयोग इसमें किया जाता है रेल की पटरियों और कल पुर्जों की दरारों को जोड़ने में या भरने में। बाकी जो बचा हुआ वो आज समाप्त करना था, परंतु नहीं हो पाएगा, थोड़ा टॉपिक बड़ा है और जल्दबाजी में करने का क्या फायदा। आराम से समझेंगे और इस लेसन की एंडिंग कल कर देंगे। तो रुक जाए, पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट तो करने ही करने हैं, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना ज्यादा हो वीडियोस को आप शेयर करें। आप तो पढ़े बाकी सभी भी पढ़े। तो सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद जो ये वीडियो देख रहे हैं।